हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। आज का टॉपिक है चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 6 प्रमेह चिकित्सा अध्याय। सबसे पहले प्रमेह शब्द को समझते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? प्र उपसर्ग मिहि धातु घन प्रत्यय से। अब इसका अर्थ क्या है, यानी निरुक्ति। प्रभूत मात्रा में विकृत मूत्र का त्याग करना प्रमेह शब्द का अर्थ होता है। अब इसके कारण क्या है? तो सबसे फेमस श्लोक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आस्य सुखम अर्थात मुख का सुख का ध्यान रखना, अर्थात जो मन चाहे वही खाना। स्वपन सुखम निद्रा का सुख प्राप्त करना। दधिनी दधि ग्राम्य उदक यानी जलीय आनुप्रस इन सब का, तथा पयांसी अर्थात दूध का अति मात्रा में सेवन करना। नव अन्नपानम अर्थात नए अन्न एवं जल को पान करना। गुड़ विकृतम च और गुड़ के विकार यानी कि शर्करा आदि का अधिक मात्रा में सेवन करना। प्रमेह हेतु कफ कृत सर्वम, ये प्रमेह के हेतु कहलाते हैं और सभी चीज़ें जो कफ करने वाली होती हैं वे प्रमेह के हेतु होते हैं। अब प्रमेह की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी इसकी संप्राप्ति। तो इसकी संप्राप्ति समझने से पहले दो मुख्य चीज़ समझिए कि दोष और दुष्य, कौन कौन से दोष और दुष्य इन्वॉल्व होते हैं। तो दोष वैसे तो त्रिदोष ही इन्वॉल्व होते हैं, बट मुख्यतः कफ दोष कुपित होने से प्रमेह रोग उत्पत्ति होती है। अब दुष्य, तो ये दोष किन किन को दुष्य करता है? तो सप्त धातु में अस्थि नहीं है, रस रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र एवं ओज अंबु वसा लसिका, ये 4 और 6 धातुएं, ये टोटल 10 दुष्य होते हैं। और इसमें भी मुख्य जो दुष्य है वो मेद, ढीला जो मेद होता है वही दुष्य होता है। सामान्य संप्राप्ति की बात करें तो नॉर्मली प्रकुपित वातपित्त कफ मेद धातु के साथ संयोग करके मेन साइट यानी कि मूत्रमार्ग स्रोतों का अनुसरण करते हैं और बस्ती मुख को घेर कर वहाँ प्रमेह रोग की उत्पत्ति करते हैं। अब विशिष्ट संप्राप्ति की बात करते हैं। तो विशिष्ट संप्राप्ति अर्थात कि अलग कफज पित्तज एवं वातज प्रमेह की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। तो फर्स्ट, प्रकुपित कफ जब होगा, निदानों से जब कफ प्रकुपित हो जाएगा तब मेद मांस मूत्राशय इन सब में स्थित जो क्लेद है उसकी दृष्टि हो जाएगी और ये क्लेद बस्ती का स्थान संश्रय कर वहाँ पर कफज प्रमेह उत्पन्न करेगा। अब नेक्स्ट, प्रकुपित पित्त जब होगा तब यह मेद मांस क्लेद इन तीनों की दृष्टि होगी और वही बस्ती में स्थान संश्रय और पित्तज प्रमेह। नेक्स्ट, प्रकुपित वात, वात जो है वो वसा मज्जा ओज आदि धातुओं की दृष्टि कर देती है जो बस्ती स्थान में संश्रित होकर वातज प्रमेह की उत्पत्ति करते हैं। तो ये थी संप्राप्ति। नेक्स्ट है, अब जब उत्पन्न होगा तो उसके पूर्व लक्षण क्या होंगे, अर्थात पूर्व रूप क्या होंगे। तो कफ बढ़ने से क्या क्या होगा, इसमें दो कंसेप्ट हैं। एक तो कफ बढ़ने से क्या क्या होगा, मेनली कफ, और दोष प्रकोपित होने से वो लक्षण आएंगे जिससे कि प्रमेह रोग की उत्पत्ति हो। आप देखिए समझते हैं। जैसे स्वेद अंग, अंगों से स्वेद निकलेगा। गंध शिथिल अंगता च, और अंगों से गंध आने लगेगी, शिथिल हो जाएंगे। शय्या आसन स्वपन सुखी रति, अर्थात रति यानी कि इच्छा, तो शय्या सोने की, आसन बैठने की, स्वपन निद्रा की, इन सब की इच्छा रहेगी। हृत नेत्र जिह्वा श्रवण उपदेहु, उपदेहु अर्थात मल, तो इन सब में मल बढ़ने लगेंगे। घन अंगता, अंग घन हो जाएंगे। और केश नख अतिवृद्धि, अर्थात केश और नखों की अतिवृद्धि अधिक बढ़ने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जटिली भावम केशम, यानी कि केश जो है वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगे मल की वजह से। नेक्स्ट है शीत प्रियत्वम। तो मैंने क्या कहा था, एक कंसेप्ट क्या है जो प्रमेह की कारणों को बढ़ाएगा। तो शीत प्रियत्वम, शीत वस्तु खाएगा तो उससे प्रमेह बनने के चांसेस हो जाएंगे। गल तालु शोष, वही मधुर अस्वस्थता, मुख मधुर रहेगा। और कर पाद दहा, अब उसे पैरों और हाथों में दहा होगी तो फिर से वही शीत और मधुर वस्तुएं खाएगा जिससे प्रमेह रोग की उत्पत्ति होगी। और जो मूत्र त्याग करेगा, मूत्रे अभिधावंती पिपलिका, उसमें चींटियाँ आने लगेंगी, पिपलिका अर्थात चींटियाँ। अब इसके प्रकार, तो टोटल जो है 20 प्रकार का प्रमेह उत्पन्न होता है। तो उसमें कौन कौन से हैं? 10 कफज प्रमेह, 6 पित्तज प्रमेह और 4 वातज। तो ये तो सभी याद ही हो जाते हैं नॉर्मली, बट इसे भी अगर स्टार्टर्स के लिए याद करने के लिए ट्रिक लिखी गई है। तो आइए पढ़ते हैं। उदक में है इक्षुमह, सांद्र में है
सांध्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में है, शनई में और अलाल में है या लाला में है। तो इसे याद करने की ट्रिक है, शुक्ला ने लाला को शुक्ल गाढ़ा गन्ने का जल दिया, उन्होंने सीख से शनई पिया बिकॉज शीत था, ठंडा था। तो इसको रिकॉर्ड करने पे ये सब आ जाएंगे। और 6 पित्तज में नील में, हरिद्र में है, काल में है, रक्त में है, मंचिष्ठा में है एवं क्षार में है। तो काली, नीली, हरिद्र, क्षार वाली मंची पर लेट जाओ। रोगी है, रोगी तो लेटेगा ही। तो 4 वातज में, वसा में, लसिका में, मज्जा में और मधु में। तो इसमें जो है वो लसिका में को हस्ती में कहा जाता है और मधुमेह को ओजो में भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसके साध्य असाध्यता के बारे में देखें तो तीनों में से जो कफच प्रमेय है वो साध्य होता है। साध्य कैसे? दोष दुष्य समक्रियत्वात्, अर्थात कि इसमें मेन क्या बताया था, मेन दोष है कफ, मेन दुष्य है मेद। तो जो कफ को हरने वाली क्रिया होगी वो मेद को भी हरेगी। तो इसलिए दोनों की चिकित्सा समान होने से यह साध्य हो जाता है। अब पित्तज प्रमेय की बात करें तो दोष दुष्य विषम क्रियत्वात्, अर्थात कि जो पित्तहर क्रिया होगी यानी कि जो मधुर द्रव्य कषाय द्रव्य से होगी वो मेद को यानी दुष्य को बढ़ाने वाली होगी। तो चिकित्सा याप्य भी हो सकती है। एवं अगर पित्त दोष जो है वो अल्प है तो साध्य भी हो सकती है, व्यक्ति बलवान हो तब। वातज प्रमेय महाअत्यायिक होने से असाध्य है, अर्थात इसमें धातुओं की क्षीणता इतनी तीव्रता से होती है कि व्यक्ति असाध्य हो जाता है। अब असाध्यता के कुछ मुख्य लक्षण कहे गए हैं। तो फर्स्ट है जात प्रमेही, सहज प्रमेही एवं कुलज विकार, ये तीनों एक ही हैं। तो इनमें बीज दोष होने के कारण यह रोग जन्म से ही असाध्य होता है। मधुमेही में भी बीज दोष के कारण यह रोग साध्य नहीं हो पाता, ठीक नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट है प्रमेह पीड़िका और उपद्रव, यानी उपद्रव हो जाएंगे, प्रमेह पीड़िकाएँ निकलाएंगी तब भी यह असाध्य होगा। और नेक्स्ट है सपूर्व रूपा कफ पित्त मेधा, अगर कफच प्रमेह, पित्तज प्रमेह एवं मेद वृद्धि में यदि सभी पूर्व रूप उत्पन्न हो गए हैं तो असाध्य है। अब नेक्स्ट है, यहाँ से हम चिकित्सा देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक चिकित्सा सूत्र, स्थूल प्रमेही बलवान इह एक, अर्थात स्थूल प्रमेह का रोगी बलवान यह एक प्रकार का रोगी होता है जो स्थूल और बलवान होता है। नेक्स्ट कृश तथा एक परिदुर्बलश्च, और दूसरा जो होता है वो कृश होता है और दुर्बल होता है। संभृंगणम तत्र कृशस्य काय संशोधनम दोष बलस्य अधिकस्य, अर्थात संभृंगणम तत्र कृशस्य, जो कृश व्यक्ति है उसका भृंगन चिकित्सा करेंगे और काय संशोधनम दोष बल अधिकस्य, और दोष बढ़ जाने पर काय संशोधन कर देंगे। तो 2 टाइप के कंसेप्ट आ गए, अगर रोगी स्थूल और बलवान है और दोष अधिक है तो देह संशोधन प्रयोग होगा, और यदि रोग कृश और दुर्बल है तो संशमन चिकित्सा। तो 2 प्रकार के चिकित्सा प्रमेय में आ गई, संशोधन और संशमन। तो हम इसे अलग अलग पढ़ते हैं। अब संशोधन चिकित्सा में भी हमने 2 डिवीज़न कर लिया, अभ्यंतर और बाह्य चिकित्सा। तो अभ्यंतर चिकित्सा में क्या क्या है, वही संशोधन से पहले पूर्व क्रम में क्या क्या कराएंगे, स्नेह एवं स्वेदन का प्रयोग, शोधन करा देंगे फिर, जिसमें हम वमन विरेचन या बस्ती यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम जो है वो तीक्ष्ण द्रव्यों का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्ले को हमें हटाना है तो तीक्ष्ण द्रव्य यूज़ करते हैं। तो पश्चात कर्म, हम इसमें एक कंसेप्ट है कि शोधन कराने के बाद संतर्पण अवश्य ही कराना चाहिए, क्योंकि जब हम कफ को हर रहे हैं तो वात तुष्टि का रिस्क बढ़ जाता है। तो वात बढ़ने के कारण अकस्मात जब वात बढ़ती है तो वो संशोधन के बाद बढ़ी हुई जो वायु है वो वातजन्य प्रमेह को उत्पन्न करती है जो असाध्य है, और अन्य वात आदि भी उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे कि गुल्म, मूत्र संग, लिंग में वेदना, बस्ती में वेदना। अतः वात का शमन करने हेतु अग्नि के अनुसार संतर्पण अवश्य ही करना चाहिए। हम यूज़ क्या कर सकते हैं, इसमें त्रिफला को आद से भावित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बाह्य चिकित्सा की बात करें तो जो बलवान रोगी है उसे हम व्यायाम करने को कहेंगे, रात्रि जागरण, चिंतन, मानसिक व शारीरिक श्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट है संशमन चिकित्सा। तो संशमन चिकित्सा हम कृश व दुर्बल रोगी के कर रहे हैं तो उसे लघु आहार, मंथ, कषाय, यव चूर्ण प्रयोग, अवलेह देंगे उसे, यव प्रधान आहार व मूंग का युष। नॉर्मली भी प्रमेह रोगी में यव प्रधान आहार पथ्य होता है। तिक्त द्रव्यों के शाक का प्रयोग करेंगे एवं विशिकर व प्रतुत पशु पक्षियों के मांस रस का यूज़ करेंगे। इसमें भी बाह्य चिकित्सा में क्या क्या करा सकते हैं, रोगी कृश है तो हम सॉफ्ट क्रियाएँ कराएंगे, जैसे अभ्यंग, परिषेक वगैरह, प्रदेह देंगे, उन्मर्दन कराएंगे एवं मानसिक व शारीरिक विश्राम करने को कहेंगे। नेक्स्ट है, ये तो होगा ही कृश रोगी और स्थूल रोगी में चिकित्सा। अब दोषों के अनुसार अगर हम चिकित्सा देखते हैं तो कफच प्रमेय में एवं पित्तज प्रमेय में सर्वप्रथम अपतर्पण यानी कि लंघन का प्रयोग कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये संतर्पण जन्य प्रमेय है, तो दोनों में लंघन और दोनों के शोधन यानी वमन और विरेचन कराकर संतर्पण करा देंगे। लेकिन वातज प्रमेय में क्या होता है, वैसे तो यह असाध्य है, पर यदि अगर रोगी क्षीण नहीं होता है तो इसकी चिकित्सा हो सकती है, तो हम इसमें स्नेह चिकित्सा कराते हैं। ठीक है, तो वातज प्रमेय में अगर देखें तो स्नेह सिद्धि कैसे यूज़ करनी है, तो अगर कफ का अनुबंध होता है तो कफ हर कषाय सिद्ध तेल का प्रयोग होगा, और अगर पित्त का है अनुबंध तो पित्त हर कषाय से सिद्ध कृत का प्रयोग करवाएंगे।
तो नेक्स्ट है कफज प्रमेह। तो कफज प्रमेह में क्या है, कौन कौन से कषाय यूज़ करने को कहा है आचार्य चरक ने, हृत्यादि कषाय, हरिद्रा चूर्ण और अमल की रस का प्रयोग, एवं इसमें मेदुष्टि ज़्यादा रहती है तो त्रिफला, गुड़ूची, शिलाजीतु एवं मधु का प्रयोग कर सकता है। पित्तज प्रमेह में कौन सा कषाय है, उशीर एवं लोद्रादि कषाय। अब इन सब के सामान्य चिकित्सा में यानी जो तीनों प्रमेह में की जा सकती है और करनी चाहिए वो है सर्वप्रथम निदान परिवर्जन करना चाहिए चिकित्सा से पूर्व ही, और दूसरी कफ और मेदहरी क्रियाएं जैसे कि तक्रारिष्ट और मुस्तादिक्वाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रमेही में पथ्य क्या है, उसे आहार कैसा कराना चाहिए, तो मूंग का यूज, पुराना धान्य यानी षष्टिकशाली चावल, यह प्रधान अन्न पहले बताया था। और तेल कौन से यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सरसप, इंगुदी का तेल, सरसप यानी सरसों, दंती और अत्सी का तेल, इन्हीं से सिद्ध सब्जी यानी कि शाक का प्रयोग भी करना है। अब इसमें प्रमेह की चिकित्सा में कुछ उदक, कुछ विशेष प्रकार के जल बताए गए हैं। तो ये जो 6 प्रकार के जो जल कहे गए हैं इसको याद करने की ट्रिक है। तो कौन कौन से हैं, मधुदक, माधवी, सीधु, कुशोदक, त्रिफला रस और सारोदक। तो ट्रिक है, मधु की मासी ने कुशा से त्रिफला का सारा उदक पी लिया। और इसके प्रमुख योग याद करने की जो ट्रिक है वो ये है, लौद्रासव, शिलाजतु, दंत्यासव, मध्यवासव, बल्लातकासव, फल त्रिकादिक्वाद, तो और त्रिकंटक आद्यस्ने। तो इसे ट्रिक क्या है इसकी, हे लोगों, शिला प्रमेह में दम लगाकर भागी बट फील हो गई। क्यों ये वो फेल, क्योंकि उसके पैर में 3 कांटे लग गए थे। अब एक कंसेप्ट बताया गया है इस चैप्टर में कि प्रमेह और मूत्रगत रक्तपित्त में यदि हमें अंतर पता करना हो तो कैसे करेंगे। तो हरिद्र वर्ण रुधिरम च मूत्रम विना प्रमेहिस्य ही पूर्वरूपो, अर्थात हरिद्र वर्ण का यानी कि पीले रंग का रुधिर, रक्त मिला हुआ मूत्र यदि रोगी त्याग करता है बिना प्रमेह से पूर्वरूप, बिना प्रमेह के पूर्वरूपों के, यो मूत्रेत न वधे, तो उसे प्रमेह का रोगी ना जाने, रक्तस्य पित्तस्य ही से प्रकोप है, तो वह रक्तपित्त से प्रकोपित है। यहाँ पर इसकी चिकित्सा समाप्त होती है। थैंक